Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the important class of the vertebrate that is साइक्लोस्टोमेटा। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्टिब्रेट की महत्वपूर्ण क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अपने क्लासिफिकेशन में ये देखा था कि जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। हमने ये देखा था कि हमारा जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, तो इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। दो डिवीजन में इसको डिवाइड किया जाता है। डिवीजन कौन कौन से हैं? पहला डिवीजन है एग्नाथा और दूसरा डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा। तो वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एग्नाथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। यह क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैंडिबल बोन के बेस पर है। ये वाला बोन, इसे हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। जब भी हम खाने को चबाते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो तो मूवमेंट जनरली करता नहीं है एनिमल्स में, नीचे वाला जो मूवमेंट करता है। तो इस तरह से फूड को जो है बेसिकली मेस्टिकेट किया जाता है। अब यदि ये जॉ बोन नहीं होगा, नीचे वाला जॉ बोन नहीं होगा, तो मेस्टिकेशन पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में एनिमल कैसे होंगे? एनिमल का मुंह कैसा होगा? हम देखेंगे कि उनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर टाइप का होगा और सकिंग टाइप का माउथ होगा, यदि जॉ नहीं है तो इस तरह का माउथ आपको कहां देखने को मिलता है? एग्नाथा के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जॉ प्रेजेंट होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि एग्नाथा में जॉ के अंदर जो बोन होता है वो कौन सा होता है? मैंडिबल। तो यहां पर मैंडिबल क्या है? एब्सेंट है। और ग्नेथोस्टोमेटा में क्या है कि जो जॉ बोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल के नाम से जानते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट है। तो एग्नाथा में जॉ एब्सेंट और ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो आज हम एग्नाथा को डिस्कस कर रहे हैं। एग्नाथा में देखिए जनरली तो लिविंग क्लास तो एक ही आता है और एक क्लास और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसके कि मेंबर आजकल कोई भी देखने को नहीं मिलता। सभी मेंबर इसके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्लास है वो दो इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें दो क्लास जो है इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से एक क्लास जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। पहला है ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, दो क्लास है इसमें, एक तो ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा क्लास कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। अब ऑस्ट्रेकोडर्मी के मेंबर ऑर्डोवेशन एज में देखने को मिलते थे, पर आज इसके मेंबर सब खत्म हो गए। इनमें आर्मोर्ड फिश जो थे वो इनके अंदर इंक्लूड किए जाते थे। मतलब ऐसे फिश थे जिनके ऊपर स्केल जो थे, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे स्केल की जगह लार्ज बड़े बड़े स्केल देखने को मिलते थे। एक कवरिंग, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस तरह का जो है यहाँ पर ये कैरेक्टर था ऑस्ट्रेकोडर्मी में। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो गए
हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो अस्टिकोडर्मी को तो डिस्कस करना ही नहीं है। हम किसको डिस्कस करेंगे? साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे हम? साइक्लोस्टोमेटा को। तो क्लियर हो गया ये समझ में आ गया? ठीक। अब साइक्लोस्टोमेटा पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है राउंडेड, सर्कुलर। स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, मतलब कि इसमें जितने भी मेंबर आते हैं उन सब के माउथ कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो डिस्कस करें इसे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस करते हैं। तो साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा या स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। नाम से स्पष्ट है कि इनमें कैसा माउथ देखने को मिलेगा हमें? इसमें हमें सर्कुलर या सेक्टोरियल माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली इसमें मोस्ट ऑफ members of this class are ectoparasite on fishes. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास के अधिकतर मेंबर जो होते हैं वो दूसरी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये एनिमल क्या करते हैं कि दूसरे फिश की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उससे ब्लड सकिंग करते हैं और थ्रू आउट उसकी बॉडी से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हो गए, ये बाहर से चिपके हैं अदर फिश की बॉडी पे, मतलब कैसे हो गए, ये एक्टोपैरासाइट हो गए। ठीक है ना, इट बिकम क्लियर। उसके बाद इनका जो बॉडी होता है, पीछे बॉडी दिख रहा है, ये इनमें आपको इलोंगेटेड बॉडी दिखाई देगा और बॉडी के अंदर तकरीबन 6 to 15 आपको गिल स्लिट्स दिखाई देंगे। तो ये जैसे एनिमल है, ये इसमें क्या है, गिल स्लिट्स। आप देखें एनिमल का बॉडी कैसा है, इलोंगेटेड है, पहला तो ये, और दूसरा उसमें जो गिल स्लिट्स का जो नंबर है वो तकरीबन, ये गिल स्लिट्स है एनिमल के, तो इनका जो नंबर है वो तकरीबन इसमें कितना देखने को मिलता है, 6 to 15। तो यहां पर आपको जो बॉडी दिखाई देगा वो इलोंगेटेड, और इसके साथ साथ 6 to 15 paired gill slits for respiration. तो इनका जो बॉडी होता है ये इलोंगेटेड होता है और 6 to 15 पेयर्ड हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है,
अब हम क्या देखते हैं इनमें कि बेसिकली यदि आपने फिश देखे होंगे तो फिश की बॉडी पे आपने स्केल्स देखे होंगे। सपोज दैट आपने कोई फिश देखा है तो इस तरह का फिश देखा होगा आपने, ये सपोज दैट फिश है कोई, ठीक है। अब फिश की बॉडी पे आपको क्या दिखाई देता है, आपको इस तरह के फिश की बॉडी पे क्या दिखाई देते हैं, स्केल्स। ये स्केल्स जो होते हैं, इस तरह के स्केल्स आपने देखे होंगे। ये स्केल्स साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी पर देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब हम क्या देखते हैं, इसमें स्केल्स अब्सेंट हैं। इनमें आपको क्या दिखाई देंगे, स्केल्स अब्सेंट दिखाई देंगे। अब ये फिन देखिए, ये वाला जो फिन है, जैसे ये आगे वाला दिख रहा है फिन आपको, ये पेक्टोरल फिन है। पीछे की साइड में एक फिन दिख रहा है, ये कौन से है, पेल्विक फिन। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन फिश में पेयर्ड फिन होते हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे पेक्टोरल फिन, और ये वाला कौन सा है, पेल्विक फिन। ये दो के इनका नंबर हमेशा 2-2 होता है, तो ये कैसे हो गए, पेयर फिन। और जैसे ये वाला फिन, इसे हम बोलते हैं कॉर्डल फिन के नाम से जानते हैं। अब ये कैसा है, अनपेयर्ड फिन। तो इस फिश में आपको अनपेयर्ड फिन देखने को मिलेंगे, मतलब कि पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन इसमें क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से फिन दिख रहे हैं, यहां देखिए, ये है कॉर्डल फिन है, ये वाला जैसे लेटरल फिन है। तो ये फिन कैसे है, ये फिन हमारे जो है अनपेयर्ड फिन है। मेजर लेवलिंग कर देता हूं इसका। लेटरल फिन, तो हम इसमें क्या देखते हैं, इसके अंदर, इसमें हम देखते हैं कि इन फिश के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा इसमें पेयर्ड फिन लाइक पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, ये किस में आते हैं, पेयर्ड फिन। तो पेयर्ड फिन यहाँ पे क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो इन फिश में आपको स्केल्स अब्सेंट दिखाई देते हैं, और स्केल के साथ साथ इनमें पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन भी इसमें क्या दिखाई देते हैं, हमको अब्सेंट दिखाई देते हैं। तो ये देखिए आपने, अब और भी कैरेक्टर देखते हैं। It become clear. Scales absent, paired fin and pectoral fin absent. तो स्टूडेंट्स, अब फिश को देखिए, फिश में क्रेनियम तो है, फिश के अंदर हम देखते हैं कि वर्टिबल कॉलम भी है। वर्टिब्रेटा में आएगा तो वर्टिबल कॉलम तो देखने को मिलेगा। तो इन फिश के अंदर आपको क्रेनियम देखने को मिलता है, वर्टिबल कॉलम भी देखने को मिलता है, बट ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड बाय कार्टिलेज। ये सभी स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है ना। तो
तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, मतलब कि कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट cranium and vertebral column are cartilaginous। इनमें क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, मतलब कि कार्टिलेज का बना होता है। अब कुछ हमारे बायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो कि कार्टिलेज के बने हुए वर्टिब्रल कॉलम को नोटोकॉर्ड के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सर्कुलेशन के बारे में। अब इसके सर्कुलेशन को लेकर डिस्कस करें ना, तो देखो इसके सर्कुलेशन वर्टिब्रेट में आता है, तो इसमें आपको सर्कुलेशन कैसा दिखाई देगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा। तो आपको यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, यहां पर आपको टू चैम्बर्ड हार्ट दिखाई देगा विथ, इस तरह के हार्ट को हम वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। तो टू चैम्बर्ड हार्ट विथ सिंगल सर्कुलेशन, आपको यहां पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है। मतलब आप क्या देखेंगे यहां पर, आप ये देखेंगे कि देखिए इस तरह का हार्ट है, ये टू चैम्बर हार्ट है, एक आर्टरियम हो गया, दूसरा वेंट्रिकल हो गया। तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। ये हो गया हार्ट, हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, गिल्स में, और गिल से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी में। मतलब आपको इस तरह का सर्कुलेशन दिखाई देगा। देखो जरा इसको ध्यान से, बॉडी से ब्लड चला, कहां पहुंचा, हार्ट में, हार्ट से ब्लड कहां पहुंचा, गिल्स में, और गिल से डायरेक्ट ब्लड कहां चला गया, बॉडी में चला गया। मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट होने में केवल एक ही बार हार्ट में से ब्लड पास आउट हो रहा है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो गया। दूसरा यहां पर एक चीज और देखिए कि हार्ट ऑलवेज रिसीव द इम्प्योर ब्लड, या हम ऐसे बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट हार्ट ऑलवेज रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स। वेन्स किसको बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कहां पहुंचा रहे, हार्ट में पहुंचा रहे, उनको हमने क्या बोला, वेन्स। तो हार्ट जो होता है वो वेन से ब्लड रिसीव कर रहा है, इसलिए यहां पर जो हार्ट होगा वो हार्ट कौन सा होगा, वेनस हार्ट होगा। तो इनमें क्या हो, कौन सा हार्ट होता है, वेनस हार्ट प्रेजेंट होता है। और आपको सामने दिख रहा है कि हार्ट में दो चेंबर हैं, एक आर्टरियम है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये ऐसा हार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टू चेंबर्ड हार्ट इसीलिए मैंने लिखा है, इसको हमने वेनस हार्ट भी बोला। तो टू चेंबर्ड जो हार्ट होता है उसे हमेशा वेनस हार्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपको कौन सा सर्कुलेशन दिखाई देगा, सिंगल सर्कुलेशन। यदि एक सर्कुलेशन कंप्लीट होने में हार्ट में से दो बार ब्लड पास आउट होता तो उसको हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको केवल कौन सा सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पर रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है, यहाँ पे आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
तो ये प्रॉपर्टी यहां देखने को मिलती है। तो विथ सिंगल सर्कुलेशन हीमोग्लोबिन को ऐसे लिखा जाता है कैपिटल एच और स्मॉल बी। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज, यहां पे जो आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड। आपको यहाँ पे कैसे आरबीसी देखने को मिलेंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखाई देंगे। उसके बाद यहां पर जो एंडोस्केलेटन होता है इनका, पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। तो देखो बेसिकली स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स हार्ड होते हैं, नॉन पेलिएबल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पेलिएबल स्ट्रक्चर होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वो, जैसे हमारे कान के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या है, कार्टिलेज है। तो इनका पूरा का पूरा जो एंटायर स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। मतलब कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यू विल बी ऑब्जर्व दैट एंडो स्केलेटन मेड बाय कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन किसका बना है, इसका कार्टिलेज का बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गए, आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं पॉज करके इसको। अब इसके बाद हम और भी कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। Now we discuss about the digestive system। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, पहले तो हम इसके माउथ के बारे में बात करते हैं। इसका माउथ जो है आपको सकिंग टाइप या सक्टोरियल टाइप का माउथ देखने को मिलेगा। इनका जो माउथ कैसा देखने को मिलता है, सकिंग टाइप भी बोल सकते हैं, इस तरह का आपको माउथ देखने को मिलेगा। तो सकिंग टाइप माउथ, एंड माउथ कैसा होगा इसका, सर्क्यूलर। माउथ सकिंग टाइप एंड सर्क्यूलर। इसमें देखो इनके अंदर आपको स्टमक देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टमक क्या होता है, इनमें अब्सेंट होता है। अब देखो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, छोटे छोटे एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लाइक आउटग्रोथ है अंदर की साइड में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विली या विलाई के नाम से जानते हैं, जिनसे कि फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब इसके इंटेस्टाइन में विली देखने को नहीं मिलते, तो फिर फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो इसके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक टिफ्लोसोल करके स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहां पे आपने क्या देखा, स्टमक अब्सेंट, उसके बाद इंटेस्टाइनल फोल्ड, जिसे क्या बोला जाता है, टिफ्लोसोल। अब टिफ्लोसोल कहां प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होगा ना। इट बिकम क्लियर। तो ये स्टमक अब्सेंट होता है और इंटेस्टाइनल फोल्ड क्या होता है, इसमें टिफ्लोसोल जो होता है वो हमें यहां पर देखने को
मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर मोस्ट ऑफ एनिमल मरीन होते हैं और जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये सी को छोड़कर रिवर में आ जाते हैं, माइग्रेट करके रिवर में आ जाते हैं और वहां जाकर अपना ब्रीडिंग करते हैं, स्वानिंग करते हैं, अंडे देते हैं फ्रेश वाटर में सैंड के किनारे और उसके बाद ये एनिमल मर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑफ एनिमल मरीन but at the breeding season they migrate in rivers। किसमें आ जाते हैं? रिवर्स में आ जाते हैं, नदियों के अंदर आ जाते हैं, काय के लिए आ जाते हैं? स्वानिंग के लिए आ जाते हैं, अंडे देने के लिए आ जाते हैं, क्लियर? ये समझ में आ गया। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और भी अदर कैरेक्टर के बारे में। ये कैरेक्टर होता है जो मोस्टली फिश में देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं, जो कि नर्व के मॉडिफिकेशन से बनता है, इसे हम लेटरल लाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि वाटर करंट को आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए कोई फिश पानी में तैर रही है, पानी की डायरेक्शन क्या है? पानी की डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन उसे कौन देगा? उसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का एक सिस्टम है जो कि उसकी बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। यह लेटरल लाइन सिस्टम इन एनिमल में भी देखने को मिलता है, मतलब पानी में होने वाली हलचल को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आइडेंटिफाई द एनी टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस इन वाटर एंड दे रिकॉग्नाइज द वाटर करंट। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? दिस पॉसिबल ड्यू टू द लेटरल लाइन सिस्टम। तो आपको इन एनिमल्स में लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे? लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट इन एनिमल। मैं फंक्शन इसके नहीं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट आप सुन लीजिए। दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वाटर करंट। ये एक सिस्टम पानी की जो धारा है, पानी का जो करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। और पानी में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस होता है, पानी में किसी भी तरह की कोई भी हलचल होती है, ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, अब ब्रीडिंग की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, जितने भी हमारे वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट सभी जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम क्या देखते हैं? यूनिसेक्सुअल, उसके बाद गोनेड में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। गोनेड्स में, अब गोनेड्स में क्या चेंजेस देखने को मिलता है? यहाँ पर गोनेड्स में हम ये देखते हैं कि बेसिकली देखा जाए तो लगभग सभी वर्टिब्रेट में पेयर ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। सपोज दैट कोई भी मेल एनिमल है तो आपको
2 टेस्टिस देखने को मिलेंगे। कोई फीमेल है तो आपको 2 ओवरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फीमेल है तो 2 ओवरीज और मेल है तो 2 टेस्टिस देखने को मिलेंगे। ये बेचारे एनिमल के पास इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो मेल होगा उसमें सिंगल टेस्टिस, यहाँ पर जो फीमेल होगी तो उसमें सिंगल ओवरी देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पे गोनेट्स कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। और दूसरा देखिए, मेल में स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए वास डिफरेंस देखने को मिलेगा। फीमेल में ओवम को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या दिखाई देगा, फैलोपियन डक्ट या ओविडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो डक्ट्स हैं, गोनेट से निकलने वाले जो डक्ट्स हैं, वो डक्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो देखो यहाँ पर कितना ढेर सारा प्रॉब्लम है। एक तो गोनेट भी सिंगल है और डक्ट्स अब्सेंट, ठीक है ना। और यहां पर कोई भी कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। मेल स्पर्म बाहर निकालते हैं, फीमेल ओवम को बाहर निकालते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर आपको यहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर गोनेट्स मतलब कि मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। गोनेट सिंगल, विदाउट गोनोडक्ट मतलब कि मेल में वास डिफरेंस और फीमेल में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ऐसा स्ट्रक्चर कोई भी यहां पर देखने को नहीं मिलता। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है यहां पर, एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नल दिखाई देगा, डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इट बिकम क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डेवलपमेंट इस क्लास के कुछ मेंबर में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिलता है और कुछ मेंबर में डेवलपमेंट जो है वो हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है। इट बिकम क्लियर। ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बात और, इस फाइलम के मछलियों में, मछली नहीं बोलेंगे इनको, दीज आर नॉट ट्रू फिश। तो इस फाइलम के जितने मेंबर होते हैं उन सभी मेंबर्स में आपको स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा आपको, म्यूकस ग्लैंड्स। अब म्यूकस ग्लैंड्स के बहुत फायदे हैं स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्लाइमी। मतलब कि ढेर सारा म्यूकस स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये सब क्यों होता है, बिकॉज म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन स्किन। स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इनकी स्किन कैसी है, स्लाइमी। क्यों, क्योंकि इनकी स्किन पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब इससे फायदा क्या होगा,
एनिमल की बॉडी के ऊपर ढेर सारा म्यूकस लगा हुआ है। तो अब कोई भी कोई भी प्रीडेटर जब इसको पकड़ेगा तो ये बार बार उसके माउथ में से स्लिप होती रहेगी, तो कोई भी एनिमल इसको खा नहीं सकता। तो इन्होंने शिकारी एनिमल से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। क्या तरीका निकाला है कि इनकी स्किन कैसी होगी, स्लाइमी होगी, तो कोई भी एनिमल ना तो इनको पकड़ सकता है ना इनको खा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपनी होस्ट फिश के ऊपर चिपकी हुई रहती है, पर वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तो इनको भगा सकते हैं, और ये लगातार उसकी बॉडी से ब्लड सक करती रहती है। समझ में आ गया? इट बिकम क्लियर। अब इसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल में आएगा पहला पेट्रोमाइजोन। ये आपको सामने दिख रहा है पेट्रोमाइजोन। इसका जो कॉमन नेम है, पेट्रोमाइजोन का जो कॉमन नेम है, इसको हम बेसिकली लैम्प्रे के नाम से जानते हैं। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम क्या है? लैम्प्रे। तो लैम्प्रे जो होता है, ये इसलिए इसको नाम दिया है क्योंकि ये बड़ी शैतान टाइप की फिश होती है। ये दूसरी फिश की बॉडी पे चिपक जाती है और उनसे ब्लड सकिंग करती है। तो ये क्या हो गई? एक्टोपैरासाइट, लैम्प्रे। तो पहला एग्जांपल हो गया पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन को क्या बोला? लैम्प्रे के नाम से जाना। और ये फिश जो होती है एक्टोपैरासाइट होती है अदर फिश के ऊपर। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं आपको, पेट्रोमाइजोन के बारे में बता देता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, ये पेट्रोमाइजोन जो फिश है, ये पेट्रोमाइजोन एक तो देखो इसका माउथ आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। दूसरा, इस फिश का जो है बॉडी पर देखिए आपको कहीं कोई स्केल नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर ढेर सारा म्यूकस प्रेजेंट है, तो इसकी जो होस्ट फिश है वो इसे भगा भी नहीं सकती। तो ये अपने पूरे जीवन भर मछली से ऐसी चिपकी हुई रहती है। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये अपनी होस्ट फिश को छोड़ देते हैं। अब ये एक्चुअली फिश से चिपके हुए हैं, एक्टोपैरासाइट है, तो क्या कर रहे हैं? ब्लड सक कर रहे हैं। और ब्लड सक करना, फूड में एज ए न्यूट्रिशन ब्लड को फीड करना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं सैंग्विवोरस। किस नाम से जानते हैं इसको? हम सैंग्विवोरस के नाम से जानते हैं। तो ये सैंग्विवोरस फिश है। ब्रीडिंग सीजन में क्या करती है कि ये फिश सी से नदियों में चली जाती है, वहां पे ब्रीडिंग करती हैं, और ब्रीडिंग करने के बाद ये मर जाती हैं क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी समुद्री फिश तो है ही नदी के अंदर, तो उन्हें खा पाएंगे। तो ये इस तरह से इनकी मौत हो जाती है। अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं, एक्चुअली पेट्रोमाइजोन के अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर लार्वा देखने को मिलेगा। इनका जो लार्वा होता है वो उसको हम एमोसेट लार्वा के नाम से जानते हैं। एमोसेट लार्वा के नाम से जानते हैं इसको। और ये फिर बाद में पेट्रोमाइजोन में चेंज हो जाता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो है मैक्सिन। मैक्सिन के बारे में बता दूं कि मैक्सिन जो फिश होती है ये एक तरह से इसके वेंजर्स फिश है, मतलब कि समुद्र में जो भी वेस्टेज मटेरियल है, मरे हुए एनिमल्स का जो वेस्टेज है, डेब्रिस है, तो उसको ये फीड करती है, ठीक है। तो ये मैक्सिन जो होती है ये एक्सक्लूसिवली मरीन फिश है, और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम हैग फिश के नाम से जानते हैं, क्योंकि नीचे गंदगी में रहती है, सड़ी गली मछलियों को खाती रहती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके वेंजर्स है, जैसे कि वल्चर्स हमारे लैंड फिश के वेंजर्स है ना, उसी तरह से मैक्सिन सी के अंदर इसके वेंजर्स है। नॉट ओनली मैक्सिन, इसके अलावा स्टार फिश भी यही काम करती है, ठीक है। इसको हम जो है हैग फिश के नाम से जानते हैं।
और इसका एक कॉमन नेम और है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, वो है स्लाइम ईल। तो इसको स्लाइम ईल भी बोलते हैं। ये फिश सी बॉटम में रहेगी, सड़ी गली मछलियों को खाएगी, सी के अंदर ही ब्रीडिंग करेगी। उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट सजेशन दीजिए। एनसीईआरटी के अलावा जितना इस लेक्चर्स में मैं कवर करता हूं उतना आपके लिए इनफ है। इसके बाहर नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।